नमस्कार। आज हम भारत के परमाणु सिद्धांत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ अहम विशेषज्ञ विश्लेषण और वो शोध पत्र हैं। इनके जरिए हम समझेंगे कि भारत की परमाणु नीति असल में है क्या, ये मतलब कैसे बनी और इसकी खास बातें क्या हैं। ये सफर देखा जाए तो 1974 में पोखरण आई से शुरू हुआ था। उसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया था। और फिर 1998 में पोखरण आई परीक्षण हुए, जिसके बाद भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति वाला देश घोषित कर दिया। इसके फौरन बाद ही एक औपचारिक परमाणु सिद्धांत भी अपनाया गया। इसमें कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिन पर हम आज गौर करेंगे। हाँ, बिल्कुल। इस सिद्धांत के कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, पहले उपयोग नहीं, जिसे NFU कहते हैं। दूसरा, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। और तीसरा है, अगर कोई परमाणु हमला होता है तो उसके जवाब में व्यापक जवाबी कार्रवाई, मतलब मैसिव रिटेलिएशन। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले ये पहले उपयोग नहीं या NFU को ही समझते हैं। सुनने में तो ये सीधा लगता है कि भाई हम पहले परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे। हाँ, मूल रूप से इसका मतलब यही है। भारत किसी भी देश पर मतलब परमाणु हमला पहले नहीं करेगा। इन हथियारों का इस्तेमाल तभी होगा जब भारत की जमीन पर या मान लीजिए कहीं और भारतीय सेना तैनात है, उस पर कोई परमाणु हमला होता है। लेकिन इसमें एक आप कह सकते हैं पेंच है जो 2003 के सिद्धांत में साफ हुआ। वो ये कि भारत अगर उस पर जैविक या रासायनिक हथियारों से भी हमला होता है तो उस स्थिति में भी परमाणु प्रतिक्रिया का विकल्प खुला रखता है। तो ये दिखाता है कि नीति एकदम पत्थर की लकीर नहीं है, थोड़ी गुंजाइश है। पर क्या इस NFU नीति पर मतलब भारत में ही सवाल नहीं उठते, खासकर जब हमारे पड़ोसी देश कुछ तो पहले इस्तेमाल की नीति रखते हैं? क्या ये हमें एक तरह से कमजोर नहीं बनाता? हाँ, ये एक बहुत अहम बहस है। इसमें 2 राय हैं। कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि हाँ, ये हमारे विकल्पों को सीमित करता है, खासकर ऐसे विरोधी के सामने जो पहले हमला कर सकता है। पर देखिए, आधिकारिक लाइन यही है कि NFU भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति दिखाता है और ये तनाव को बेवजह बढ़ने से भी रोकता है। और शायद वो जो 2003 वाला क्लॉज है ना, वो इसी चिंता का एक तरह से जवाब है कि देखो, हमें हल्के में मत लेना। अच्छा, समझ गया। तो अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। यहां ये न्यूनतम शब्द थोड़ा मतलब अस्पष्ट सा लगता है। कितना न्यूनतम, क्या मतलब है इसका? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, न्यूनतम का मतलब ये नहीं कि सबसे कम हथियार रखने हैं, संख्या की बात नहीं है ये। इसका मतलब है हमारे पास कम से कम इतने और ऐसे परमाणु हथियार होने चाहिए और उनको पहुंचाने की ऐसी विश्वसनीय क्षमता होनी चाहिए कि कोई भी हमलावर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। उसे पक्का यकीन हो कि अगर उसने हमला किया तो जवाब में उसे इतना ज्यादा नुकसान होगा कि वो झेल नहीं पाएगा। तो जोर गिनती पर नहीं है, जोर है क्षमता की विश्वसनीयता पर, उसके असर पर, और वो बची रहेगी इसकी गारंटी पर। और हाँ, ये न्यूनतम कितना होगा, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये लगातार बदलता रहता है। किस पर निर्भर करता है कि खतरा कितना बड़ा है, हमारी और दुश्मन की तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है। तो ये एक डायनामिक चीज है। ठीक है। और तीसरा सिद्धांत, व्यापक जवाबी कार्रवाई, मैसिव रिटेलिएशन। ये सुनने में ही सच कहूं तो थोड़ा डरावना लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह का परमाणु हमला हो, छोटा या बड़ा, जवाब हमेशा बहुत ही विनाशकारी होगा? देखिए, सिद्धांत तो साफ तौर पर यही कहता है। मकसद है दुश्मन को रोकना, डेटरेंस को मैक्सिमम करना, उसे ये संदेश देना कि अगर तुमने पहला कदम उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये नीति कहती है कि जवाब सीमित या नपातुला नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जो दुश्मन को बिल्कुल तबाह कर दे, अस्वीकार्य क्षति पहुंचाए। पर यहीं पर, जैसा आपने कहा, इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं। मान लीजिए अगर दुश्मन कोई बहुत सीमित हमला करे, जैसे युद्ध के मैदान में कोई छोटा टैक्टिकल परमाणु हथियार इस्तेमाल करे, तो क्या ऐसे में भी पूरी ताकत से व्यापक जवाबी कार्रवाई करना राजनीतिक रूप से या रणनीतिक रूप से विश्वसनीय होगा? क्या दुनिया इसे मानेगी? ये एक बड़ा सवाल है। ये बात तो है। तो फिर इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के लिए, मतलब असलियत बनाने के लिए, भारत के पास इंतजाम क्या है, क्षमताएं क्या है हमारी? इसके लिए भारत जिसे कहते हैं एक परमाणु त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्रायड, वो विकसित कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जमीन से, हवा से
और समुद्र से, तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता हो। जमीन से देखें तो अग्नि मिसाइलें हैं, अग्नि 5 जैसी, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, मतलब चीन के बड़े शहरों तक पहुंच सकती है। हवा में हमारे पास Su-30 MKI राफेल जैसे फाइटर जेट्स हैं जो परमाणु बम ले जा सकते हैं, और हवा से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलें भी विकसित की जा रही हैं। और जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है वो है समुद्र के नीचे हमारी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। ये K-15 और K-4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, और ये पनडुब्बी वाली क्षमता, जिसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, उसकी गारंटी के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है, क्योंकि पनडुब्बियों को ढूंढना और नष्ट करना बेहद मुश्किल होता है। अच्छा, और अगर हम इसकी तुलना अपने पड़ोसियों से करें जैसे पाकिस्तान और चीन, तो मुख्य अंतर क्या नजर आते हैं उनकी और हमारी नीति में? हाँ, ये तुलना जरूरी है। पाकिस्तान की घोषित नीति पहले उपयोग की है, मतलब वो फर्स्ट यूज कर सकता है, और उसके पास टैक्टिकल यानी छोटे परमाणु हथियार भी हैं। ये भारत की NFU और व्यापक जवाबी कार्रवाई की नीति से एकदम अलग है। इससे मामला काफी पेचीदा हो जाता है। दूसरी तरफ चीन है। चीन भी हमारी तरह NFU नीति मानता है, कागज पर तो यही है, लेकिन उसका परमाणु जखीरा भारत से कई ज्यादा बड़ा है, और वो कितना है, कैसा है, इसमें पारदर्शिता बहुत कम है। और एक और गंभीर चुनौती जिसका जिक्र हमारे विश्लेषणों में बार बार आता है, वो है चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी का सहयोग। ये भारत के लिए एक तरह से 2 मोर्चों वाला खतरा खड़ा करता है। इसके अलावा अपनी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को बचाए रखना भी एक चिंता है। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहतर हो रहे हैं, और साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत का परमाणु सिद्धांत एक तरह से संयम और ताकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। NFU और न्यूनतम प्रतिरोध इसके आधार हैं, लेकिन व्यापक जवाबी कार्रवाई की बात और जो नई चुनौतियां आ रही हैं वो इस पर लगातार सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल सही कहा। सिद्धांत को विश्वसनीय और प्रभावी बनाए रखने के लिए अपनी दूसरी हमला करने की क्षमता, खासकर समुद्र आधारित क्षमता यानी पनडुब्बियों को और मजबूत करना होगा। और साथ ही चीन और पाकिस्तान के साथ, चाहे वो पर्दे के पीछे ही क्यों ना हो, एक रणनीतिक बातचीत, एक डायलॉग बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि कोई गलतफहमी ना हो, कोई मिसकैलकुलेशन ना हो। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए एक सवाल। जैसे जैसे साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसी नई तेज रफ्तार वाली तकनीकें आ रही हैं, क्या भारत का जो मौजूदा परमाणु सिद्धांत है वो इन अनदेखे और बहुत तेजी से बदलते खतरों से निपटने के लिए काफी है? खासकर सोचिए, परमाणु कमांड और कंट्रोल सिस्टम पर अगर कोई बड़ा साइबर हमला हो जाए तो ये कितना वास्तविक खतरा है, इस पर सोचने की जरूरत।